ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है उसी की हम मॉडल पेपर 7th की यहाँ पे पार्ट 2 का डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या है 26 से लेके 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपका करना ये है कि आपको जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द मेथड ऑफ ए पेमेंट फॉर द ऑनलाइन कंज्यूमर। देखो ऑनलाइन कंज्यूमर के लिए पेमेंट मेथड कौन कौन से होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, आपका ई वॉलेट होता है, जैसे पेटीएम वॉलेट वगैरह होता है ना, आपका पेटीएम हो गया, ठीक है, आपका फोन पे वॉलेट हो गया आपका, ठीक है, फोन पे आपका जो वॉलेट होता है ना, फोन पे वॉलेट और यूपीआई दोनों सर्विस देता है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट सही बात है। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बिल्कुल सही बात है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट गेट इंटरफेस होता है वो भी, तो तीनों आपके राइट आंसर है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन कंज्यूमर के लिए जो आप पेमेंट करते हो ना, जैसे आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो आप पेमेंट करते हो तो आपके सारे ऑप्शन आते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, देखो फायरवॉल। अब देखो समझो फायरवॉल क्या होता है। देखो फायरवॉल के बारे में पूछा है, तो फायरवॉल क्या होता है? देखो फायरवॉल या तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर, देखो या तो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट होगा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि साथ में हार्डवेयर हो सकता है। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और साथ में, देखो सॉफ्टवेयर और साथ में यहाँ पे हार्डवेयर का कंसेप्ट होता है, जो काम क्या करता है, जो आपके प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योरिटी का काम आता है। देखो ये पर्सनल कंप्यूटर को भी सिक्योर कर सकता है, ये किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को भी सिक्योर कर सकता है, और ये सर्वर को भी यहाँ पे क्या होता है, सर्वर के लिए भी काम में लिया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि आपका, समझो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो फायरवॉल एन एस्टेब्लिश नेटवर्क परफॉर्मेंस रेफरेंस पॉइंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू आइसोलेट ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम ए पब्लिक नेटवर्क, तो देखो बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या तो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर कंसेप्ट होता है जो कहता है आइसोलेट करता है प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच का बैरियर होता है। ठीक है, जो आपका फायरवॉल होता है वो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच का क्या होता है, बैरियर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वायरस दैट इन्फेक्ट मैक्रो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इनक्रप्शन वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहा है इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैंडल्ड बाय द क्लाइंट। देखो जो क्लाइंट सर्वर जो कंप्यूटिंग होता है उसमें क्लाइंट के द्वारा किसको हैंडल नहीं किया जाता है, प्रेजेंटेशन लॉजिक को, फिर कह रहा है एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स, तो फिर प्रोसेसिंग लॉजिक को, स्टोर लॉजिक को। तो देखो आपकी जो प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है, प्रोसेसिंग लॉजिक होती है, स्टोर लॉजिक होती है, सारे के सारे क्लाइंट के द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं। नहीं क्या जाता है, एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स, तो शेयर्ड जो रिसोर्स होता है उनका जो एक्सेस होता है वो क्लाइंट के द्वारा यहाँ पे हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपके जो शेयर्ड जो रिसोर्स होते हैं, जैसे सपोज करो कोई सर्वर है, तो सर्वर में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करते हैं, तो बाकी चीज तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वर है वो मल्टीपल यूजर के द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा रहा है, इसका मतलब वो शेयर्ड रिसोर्स है, वो क्लाइंट वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। देखो ध्यान रखना, स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो अजेक्स होता है, एएसपी होता है, सीपी, ये तो सब डायनेमिक होता है। तो एचटीएमएल क्या होता है, देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपकी यहाँ पे जो आपकी हाइपर टेक्स्ट जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है, आपकी हाइपर टेक्स्ट जो आपकी मार्कअप जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, वो आपके स्टैटिक पेज को क्रिएट करने के लिए काम में ली जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज द ड्राइव्ड क्लास विद ओनली वन बेस क्लास। देखो ये कह रहा है ड्राइव्ड क्लास में सिर्फ एक ही बेस क्लास, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी क्लास ए है, ठीक है, और उसको देखो यहाँ पे क्लास ए है और क्लास बी ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ए को इनहेरिट कर रखा है, तो एक ही है, तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टी लेवल का मतलब होता है एक से ज्यादा क्लास को ऐसे लेवल में इनहेरिट करना। हिरार्की का मतलब होता है कि आपका क्या होता है, बहुत सारी क्लास को एक क्लास ने इनहेरिट कर रखा है, हिरार्की बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ कह रहा था मैक्सिमम हाइट ऑफ द रेड ब्लैक ट्री। देखो समझो रेड ब्लैक जो ट्री होती है उसमें मैक्सिमम हाइट विद इन द एन इंटरनल नोड, ये कह रहा है आपके एन इंटरनल नोड है, तो रेड ब्लैक ट्री में मैक्सिमम हाइट क्या होगी। देखो रेड ब्लैक ट्री होती क्या है, सपोज करो रेड ब्लैक ट्री क्या होती है, जैसे ये आपका रेड नोड हो गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नोड आने वाले हैं वो नोड कौन से होंगे, यहाँ पे आपके ब्लैक नोड होंगे। वो कौन से नोड होंगे, यहाँ पे ब्लैक नोड होंगे, ये आपके क्या होंगे, ब्लैक नोड होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कह रहा है जो नेक्स्ट जो नोड आएगा वो नोड क्या आएगा, वापस से नेक्स्ट क्या नोड आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपके रेड नोड आएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेड नोड जो रेड ब्लैक जो आपकी ट्री होती है उसमें कह रहे हैं कि जो आपके इंटरनल नोड है उसकी संख्या n दे रखी है, इंटरनल नोड की संख्या n दे रखी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पूछ रहा है आपके मैक्सिमम हाइट, आपकी हाइट क्या हो सकती है, जो ये आपकी जो हाइट होती है ये आपकी हाइट क्या हो सकती है। तो ध्यान रखना जो आपकी
रेड ब्लैक ट्री होती है उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आपकी 2 log n+1 होती है जब आपके n इंटरनल नोड होते हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट होता है पूरा, इसको हाइट निकालने के लिए इसका पूरा एक कैलकुलेशन चलती है जिसमें क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या चलता है, जैसे ये एक पर्टिकुलर रेड नोड है, अब इसके बाद क्या होगा, ब्लैक नोड ही आ सकते, रेड नोड नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस टाइप का एक कंसेप्ट होता है, उसके द्वारा जो आपकी यहाँ पे निकलता है, तो वहाँ पे जो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे रिजल्ट निकलता है वो निकलता है 2 log n+1, आपके जो मैक्सिमम हाइट होती है वो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो जो नॉर्मली जैसे अगर जैसे मैं 16 नोड लेके चल रहा हूँ इंटर नोड, तो आपकी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, 8 बनेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इजी सा कंसेप्ट है, मतलब इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको डायरेक्टली आपको याद रख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर इसका क्या है, ये कह रहा है व्हेन वाज द HTML5, देखो ये कह रहा है कि HTML5 को कब रिलीज किया गया, देखो ये कह रहा है HTML5 को कब रिलीज किया, तो आपको ध्यान रखना है 2014 में, आपके 2014 के अंदर आपके HTML5 को रिलीज किया गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द HTML एलिमेंट डिक्लेयर्ड द नेम स्पेस, देखो डिक्लेयर द नेम स्पेस फॉर ए टैग यूज इन द HTML, देखो नेम स्पेस वगैरह के लिए क्या होता है, स्टाइल होता है, क्या होता है, स्टाइल टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप नेम स्पेस वगैरह डिक्लेयर कैसे करते हो, स्टाइल टैग का यूज करते हो, ओके। देखो यहाँ पे कह रहा है बाइनरी सर्च ट्री, देखो ध्यान रखना एक बाइनरी सर्च ट्री है, उसके बारे में जिक्र रखा है, वेयर द सब ट्री ऑफ एवरी नोड डिफरेंट इन हाइट बाई एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, देखो हाइट आपकी जो हाइट का डिफरेंस होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, इज कॉल्ड। तो देखो ध्यान रखना इसे बोलते हो, यहाँ पे क्या बन गया, जो आपकी बाइनरी ट्री है ये आपकी क्या बैलेंस, आप करके क्या चल रहे हो, आप बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बना रहे हो, जो क्या बना रहे हो, बैलेंस बाइनरी ट्री बना रहे हो, बैलेंस बाइनरी ट्री बना रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो हाइट है, देखो यहाँ पे आपकी जो हाइट है उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या लेके चल रहे हो, यहाँ पे आपकी जो हाइट है उनके बीच में सिर्फ एक नोड का, आप एक नोड का डिफरेंस लेके चल रहे हो, तो इसको बोलते हैं AVL ट्री, क्या बोलते हैं, AVL ट्री, ठीक है। आपकी बैलेंस बाइनरी ट्री होती है, वही क्या होती है आपकी AVL ट्री होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, AVL ट्री। देखो यह कह रहा है सेंटेक्स द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इन राइटिंग मीन्स, देखो ये कह रहा है कि सेंटेक्स में आपका जो राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, देखो राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका जो वर्ड का ऑर्डर होता है, जो वर्ड का ऑर्डर होता है और जो सेंटेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो आपका सेंटेक्स होता है उसमें राइटिंग के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड का ऑर्डर और आपके सेंटेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कह रहा है परफॉर्मिंग आर्ट हेल्प अस, देखो ये कह रहा है प्रदर्शन कला, आपकी प्रदर्शन कला होती है वो किस में हेल्पफुल होती है, तो ध्यान रखना जो आपकी प्रदर्शन कला होती है, परफॉर्मिंग आर्ट जो आपका होता है वो कह रहा है कि मेमोराइजिंग के लिए, या कह रहा है ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए, कह रहा है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ये कह रहा है जो आपके डिक्रीजिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट के लिए। तो आपके देखो जो सार्थक जो सीखना होता है, सार्थक सीखने का मतलब होता है जो मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है उसके लिए हेल्पफुल होती है कौन सी, आपकी परफॉर्मेंस आर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कह रहा है देखो नेक्स्ट कह रहा है द ट्रेलिंग, देखो द ट्रेलिंग इसका मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, द ट्रेलिंग, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है इज सेंटेक्स इंडिकेट टू ए प्रोग्राम प्रोसेसिंग XML, देखो आपकी जो एक्सटेंसिबल मार्कअप जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें यहाँ पे आपको एक ट्रेलिंग के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एक सेंटेक्स दिया गया है, तो वो किसको डिक्लेयर करता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो डिक्लेयर करता है एमपीटी के लिए, यहाँ पे एमपीटी को शो करता है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको कोई भी सेंटेक्स इस टाइप के XML मॉक को डिक्लेयर कर जाता है तो इसका मतलब एमपीटी है, ठीक है, एमपीटी को शो करता है। देखो नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द स्टोरेज डिवाइस, देखो स्टोरेज डिवाइस को आपको शो करना है इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, लोवेस्ट से हाईएस्ट के लिए कैपेसिटी के लिए आपका स्टोरेज डिवाइस कौन सा होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके जो CD-ROM, DVD-ROM और ब्लू रे 3 टाइप के यहाँ पे आपके स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है और कह रहा है लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा। तो आपका इसमें लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर की बात करूँ तो आपका सबसे लोवेस्ट क्या होता है CD-ROM, फिर क्या होते हैं DVD-ROM और फिर क्या होते हैं आपकी ब्लू रे। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, CD-ROM, DVD-ROM और ब्लू रे, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूट डन थ्रो, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू होता है, तो आपका जो लैन होता है, देखो जो आपका लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, देखो समझो जो आपका लैन होता है तो लैन क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, देखो नाम से पता लग रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब है कि आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर जो आपका इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हम लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। और जनरली आपके लैन नेटवर्क के अंदर जो केबल्स यूज की जाती है, जो आपके जर्नल जो केबल यूज की जाती है वो कौन सी होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर, कौन सी होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल थ्रू आपकी नेटवर्किंग की जाती है,
ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो भाई याहू तो आपका सर्च इंजन होता है, अच्छा क्रोम आपका ब्राउजर होता है, क्रोम क्या होता है आपका ब्राउजर होता है, क्या होता है आपका ब्राउजर होता है, बिंग भी सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोम आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो नहीं कौन सा है, क्रोम हो जाएगा। देखो एक इन ए कंप्यूटर ए बाइट इज जनरल, देखो बाइट क्या होता है आपके, बाइट क्या होता है आपका 8 बिट, बाइट क्या होता है आपका 8 बिट। तो देखो आपका एक तो क्या होता है 4 बिट, जो 4 बिट का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं निब्बल, उसको क्या कहते हैं निब्बल। जो आपका 8 बिट होता है, 8 बिट्स होता है उसे क्या कहते हैं, बाइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो 1024 जो बाइट्स होता है, 1024 जो बाइट होता है उसको क्या कहते हैं 1 किलो बाइट कहते हैं। फिर इसी टाइप से 1024 जो किलो बाइट होता है उसे क्या कहते हैं 1 मेगाबाइट। इसी टाइप से आगे आपकी मेमोरी बनती चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो बाइट्स हैं वो क्या होता है 8 बिट्स, ठीक है। तो बाइट क्या होता है 8 बिट का कलेक्शन होता है। देखो विच इज द इंस्टेंस मैसेजिंग दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग, देखो इंस्टेंस मैसेजिंग की सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं जो चैटिंग के लिए काम आता है। जैसे आपकी व्हाट्सएप होता है, जब कहता है जो आपका व्हाट्सएप आता है ना, जब व्हाट्सएप आता है आपका, टेलीग्राम आता है आपका, टेलीग्राम आता है, ये सारी की सारी आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस होती है जो चैटिंग के लिए काम आती है। ये कह रहा है अच्छा इसमें से बताना आपको, व्हाट्सएप टेलीग्राम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसमें से बताना है गूगल टॉक, अल्टा विस्टा, मैक और आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये राइट आंसर क्या होगा गूगल टॉक, राइट आंसर क्या होगा गूगल टॉक, ठीक है। तो मैक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप क्या होता है ऑफिस आता है, ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा अल्टा विस्टा क्या है आपकी विंडोज है। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे समझो, देखो द साइक्लोमोटिक, देखो यहाँ पे कह रहा है द साइक्लोमोटर डोमेन इन्वॉल्व, देखो साइक्लोमोटिक डोमेन होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना आपको जो साइक्लोमोटिक डोमेन होता है वो आपकी शारीरिक, देखो फिजिकल जो मूवमेंट होता है उसको इंक्लूड किया जाता है साइक्लोमोटिक डोमेन के द्वारा, ठीक है। तो साइक्लोमोटिक डोमेन आप किसको इंक्लूड करता है, जो आपका फिजिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट को इंक्लूड करता है। देखो नेक्स्ट कह रहा है एट द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग परटेंट टू, देखो जो एटीट्यूड होता है, देखो टीचर का जो एटीट्यूड होता है वो किसको अफेक्ट करता है टीचिंग में, तो किसको अफेक्ट करता है अफेक्टिव डोमेन। तो आपका क्या होता है अफेक्टिव डोमेन को, मतलब आपका जो प्रभावी डोमेन होता है उसके लिए होता है। तो टीचर का रवैया जो होता है शिक्षण जो आपका टीचर का जो रवैया होता है शिक्षण को प्रभावित करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रभावी डोमेन, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। अच्छा अब यहां पे समझो, देखो यहां पे आपको दिया गया इन द कॉग्निटिव डोमेन, cognitive domain of teaching learning objective which will be the category as the higher type of the learning outcome। अब देखो यहाँ पे cognitive domain दिया गया है, वो टीचिंग लर्निंग के लिए आपको बताना है कि आपके हाईएस्ट यहाँ पे क्या आपको बताना है कि यहाँ पे आपकी कैटेगराइज एज द हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा है नॉलेज एंड कंप्रिहेंसिव, दूसरा कह रहा है एनालिसिस ऑफ द कंसेप्चुअल एलिमेंट, तीसरा कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, चौथा कह रहा है सिंथेसिस इन्वॉल्वमेंट इन द क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, दूसरा अगला कह रहा है इवोल्यूशन इन्वॉल्वमेंट जजमेंट यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली समझना क्या है, देखो ये आपके जो पेडागोजी का जो आपका चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ये कह रहा है शिक्षण अधिगम उद्देश्य के संरचनात्मक क्षेत्र में जिससे उच्च प्रकार से अधिगम परिणामों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वह कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, एनालिसिस ऑफ द कंसेप्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके क्या होता है वैचारिक तत्वों का विश्लेषण पहला। उसके बाद नेक्स्ट आता है डी सिंथेसिस इन्वॉल्वमेंट द क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया, इसका मतलब है कि जो भी विचारों के संरचनात्मक जो संगठन होता है उसको शामिल करना, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे आपका ई जिसमें होता है इवोल्यूशन इन्वॉल्वमेंट जजमेंट यूजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा ही गया है कि आपके शिक्षण अधिगम उद्देश्य के संज्ञात्मक जो क्षेत्र होता है, तो संज्ञात्मक क्षेत्र में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। संज्ञात्मक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे जो आप बेसिक जो कंसेप्ट होता है उस बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम कुछ एनालाइज करें चीज़ों को, तो एनालाइज करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका डी, बी डी और ई इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कह रहा है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। देखो कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या करता है आपकी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अच्छा अब ये क्या करता है नेटवर्क पेरिफेरल
एक्सपेंशन बोर्ड और आपके डिजिटल डिवाइस। तो देखो डिजिटल डिवाइस और आपके ये आपके एक्सपेंशन बोर्ड ये तो होगा नहीं, ये कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटी द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो क्या होता है आपका नेटवर्क, क्या होता है आपका नेटवर्क, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। देखो ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू फॉर आईओ ऑपरेशन। आपके टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो सीपीयू के साथ अटैच होता है आईओ ऑपरेशन करने कौन सा होता है आपका, रजिस्टर होता है। कौन सा होता है आपका, रजिस्टर। भाई सीपीयू के ऊपर जो आपके इनबिल्ट जो चिप होती है उसे क्या कहते हैं हम, रजिस्टर कहते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है जिसके साथ हम डॉलर को इंक्लूड करते हैं, जिसके साथ डॉलर को इंक्लूड करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो होगा एब्सोल्यूट एड्रेस। देखो इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस, इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस। तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट एड्रेस तो आपका जो ऐसा एड्रेस होता है जिसका डॉलर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, डॉलर सिंबल को इंक्लूड करते हैं, और जिसके साथ डॉलर को इंक्लूड नहीं करते वो रिलेटिव एड्रेस होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टिविंट ऑन ऑफ। देखो इसका मतलब कह रहा है एक्सेल स्किल में किसको आपका ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो आपका जो स्टेटस बार होता है, जो आपका स्टेटस बार होता है उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना जैसे आपके एक्सेल में आप काम करते हो आपकी काफी सारी जो बार्स होती है उनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, फैसिलिटी होती है, लेकिन जो स्टेटस बार होती है उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप। देखो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ओड वन। अच्छा इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं ओड वन की बात करूँ तो यहाँ पे भाई ओड वन एक था आपका टीसीपी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि बाकी आपका एफटीपी, पीओपी और एसएपी ये सारे क्या है, ये तो आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। टीसीपी आप किस पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। लेकिन अभी इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इस पे पूरा आइडिया क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जनरली मैं इसको टीसीपी मान सकता हूँ लेकिन ये क्या क्वेश्चन आपका पूरा आइडिया क्लियर नहीं कर पा रहा, तो इसको आप स्टार मार्क रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर वे नहीं बता पा रहे भाई हम। देखो एफटीपी, टीसीपी, पीओपी, एसएपी की बात करो तो ये आपके को तो सिंक्रोनाइजेशन के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर आइडिया नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो इसके लिए आप स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको हेल्पफुल क्या होगा कि जिस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम उसको आप चेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।